आखिर कैसे चाइना ग्लोबल सुपर पावर बना। चाइना का बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि हिस्ट्री का था, जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हम सबको पता है चाइना दुनिया के बहुत पावरफुल मुल्कों की फहरिस्त में है और इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि ऐसा मुल्क जो आज पहचाना जाता है सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी पूरी दुनिया में, 17 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ 45 साल पहले ये मुल्क 60% गुर्बत की शरह के साथ खड़ा था और आज एक साइड पर चाइना मुस्तकबिल का सोलर और इलेक्ट्रिक का सुपर पावर है। यही मुल्क 1970 में बहुत पीछे था। चाइनीज़ बस सिर्फ फार्मिंग जानते थे, वो भी सनतकारी के दौर में। और जब हम आज देखते हैं ग्लैमरस स्काईलाइन शंघाई की, तो इस बात का तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है कि किसी टाइम पर इस मुल्क की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मिलियंस ऑफ पीपल मर गए सिर्फ भूख की वजह से। तो यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ 1978 से 2018 के टाइम फ्रेम में कि चाइना बना इंतहाई गुर्बत वाले मुल्क से एक ग्लोबल सुपर पावर। आखिर क्या थी इसकी बिजनेस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जिसने बनाया इसे इतना पावरफुल, और इस सबसे अहम हमारे लिए इसमें क्या लेसन है। तो ये कहानी शुरू होती है 1970 से, जब माओ जी डोंग लीड कर रहे थे चाइना को। मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। माओ जी डोंग के अंदर जब नाज़ीज़ ने तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों को मारा और 20 मिलियन के करीब लोग मारे गए स्टेलिन रेजीम के अंदर, लेकिन जो लोग अकेले मारे गए माओ जी डोंग की हुकूमत में, उनके नंबर्स हैं 50 से 80 मिलियन। और इनमें से अक्सरियत जो लोग मरे थे वो भूख की वजह से, और ये इसलिए इतने बड़े पैमाने पर हुआ। ये था एडवर्स कम्युनिटी की पॉलिसीज़ की वजह से जो लिए गए माओ जी डोंग की तरफ से। और आप लोगों के लिए इसमें कहने की ज़रूरत नहीं कि ये सब बहुत बुरी तरह से फेल हो गए और चाइना भूख से तड़प रहा था 60% की पॉवर्टी रेट से। तो सवाल ये है कि ये कैसे चाइना बना सुपर पावर, वो भी सिर्फ 40 सालों में। तो इसका जवाब है जिसका नाम है डेंग शीयांगपेंग। डेंग शीयांगपेंग की पॉलिसीज़ की वजह से, जिसने चार्ज लिया माओ जी डोंग के मरने के बाद 1976 में, बहुत सारे मुल्कों में विज़िट करने के बाद इसको समझ आई अपनी इकॉनमी के बारे में, और वो एक शानदार पॉलिसी के साथ आया जिसने बदल कर रख दिया चाइना को। और एक अहम इनकलाबी पॉलिसी जो कहलाती है ओपन डोर पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। तो समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे फंक्शन करता है। एक कंपनी जो एप्पल है, जो ऑपरेट कर रही है यूएस से, जहाँ पर उसको सारा कुछ खुद मैनेज करना है हर चीज़ के लिए, जैसा कि आइडिएशन, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब किया जा रहा था यूएसए में। लेकिन 1970 से 1980 के दरमियान में जब कॉस्ट ऑफ लेबर यूएस में इंक्रीज़ हुई, तो इस तरह की कंपनीज़ ने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया लेबर से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस थे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली थी। तो इन्होंने इमर्जिंग मार्केट की तरफ रुख किया चीप लेबर कॉस्ट के लिए। वहाँ पे लेबर बहुत सस्ती थी और इन इमर्जिंग मार्केट्स में, जिनमें चाइना, मंगोलिया और कोरिया थे, इन मुल्कों में सस्ती क्यों थी लेबर कॉस्ट? क्योंकि इन मुल्कों में बहुत से लोग गुर्बत में रह रहे थे, तो थोड़ी सी इनकम भी इनके लिए बहुत सारी थी। तो इस तरह से मिली अमेरिकन कंपनियों को चीप लेबर और इन मुल्कों के लोगों को मिली सोर्स ऑफ इनकम। तो एप्पल जैसी कंपनी, चाइनीज़ कंपनियों के लिए बड़ा मसला लेबर नहीं था और दूसरे महंगे मसले थे, जैसे ज़मीन ख़रीदना, फैक्ट्री बनाना और मशीनरी को इंपोर्ट करना और रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना। तो नॉन लिबरल जो कंट्री होते हैं जिसमें इस तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या तो इजाज़त नहीं होती या इंपोर्ट ड्यूटीज़ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो रखी जाती हैं, और बाज़ दफ़ा ये 100% तक भी होती हैं।
लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले मुल्क की हुकूमत देती है ख़ास किस्म की सहूलतें और निकाल देती है इन सब मुश्किलात को और महंगे अखराजात को, जिससे जैसे ड्यूटी, लैंड कंस्ट्रक्शन और रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर। तो इस केस में चाइना ने एप्पल को कहा हम आपको 1% चार्ज करेंगे आपकी मशीनरी के इंपोर्ट पर और आपको लैंड देंगे 99 ईयर की लीज़ पर, वो भी 1/10 की कॉस्ट पर। और तीसरे नंबर पर हम आपको 1% चार्ज करेंगे आपके रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर। बस आपको फैक्ट्री बनानी है और इन्वेस्ट करना है कम से कम $10 मिलियन या उससे ज़्यादा, और आपने फैक्ट्री चलाना शुरू कर देनी है। अच्छा, कुछ केसेस में हुकूमत हत्ता के टैक्स तक भी ख़त्म कर देती है उनके प्रॉफिट पर अगले 3 सालों तक के लिए, अगर कंपनी को टाइम चाहिए होता है ब्रेक इवन के लिए। और इसके बाद भी अगर मेन लैंड पर टैक्स होता है 33%, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये सिर्फ 15% टैक्स उनको देना पड़ता है। तो यही वजह है कि 100 ऑफ कंपनीज़ ने पूरी दुनिया से चाइना का रुख किया अपना मैन्युफैक्चरिंग हब को सेटअप करने के लिए। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एप्पल जैसी कंपनी के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन चाइना दे रहा इतने ज़्यादा छूट टैक्सेस में, तो चाइना कैसे पैसे बनाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फ़ायदा उठाएगा चाइना। देखें, अगर एप्पल रिक्रूट करती है 20,000 वर्कर्स अपने प्लांट में काम करने के लिए, तो ये लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाएंगे। तो अगर हर वर्कर को पे किया जाता है $5 पर डे का, तो महीने का $3 मिलियन की वर्थ की इनकम आएगी चाइनीज़ के लोगों के पास। और ये लोग इस पैसे से क्या करेंगे, ये खुराक खरीदेंगे, ग्रोसरी खरीदेंगे और मेडिसिन खरीदेंगे। तो इस तरह से पैसे का फ़्लो चाइना की इकॉनमी में आएगा। इस तरह से गवर्नमेंट को वेलफेयर और सब्सिडीज़ पर नहीं खर्च करना पड़ेगा इन लोगों की मदद करने के लिए। इसके ऊपर ये लोग, इनकी फैमिलीज़ गुर्बत की लकीर से चूँकि अब ऊपर आ चुके हैं, तो ये लोग अपने बच्चों को भेजेंगे बेहतर स्कूलों में, जो बनाएंगे 10 गुना ज़्यादा पैसा अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद। तो इस तरह से मुकम्मल एक जनरेशन को ऊपर उठाया जा रहा है गुर्बत से अगले 10 सालों के बाद। तो बेटा या बेटी इस वर्कर के जो बनेंगे परमानेंट और प्रीमियम टैक्स पेयर चाइना की इकॉनमी के। तो दूसरे नंबर पर जब ये कंपनियां 100 ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो इनमें से कोई भी कम से कम 30 साल तक कोई भी इनको नहीं छोड़ के जाएगा। और अच्छी बात यह है कि लेबर ऑफ कॉस्ट अभी भी चाइना में कम है लिबरलाइजेशन के 22 सालों के बाद भी, और कॉस्ट ऑफ लेबर चाइना में 53 टाइम कम है यूएस से। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितना शानदार होगा चाइना यूएस की कंपनीज़ के लिए। ये वजह है कि आप देखोगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला, सैमसंग और इस तरह की बेशुमार दूसरी कंपनियां, इनकी मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में है। असल में चाइना अब दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है जो 20% मैन्युफैक्चरिंग करता है पूरी दुनिया की। तो इस तरह चाइना ने बेट लगाई सोलर और एनर्जी पर। जिस लम्हे मैंने ये कहा सस्ती लेबर चाइना में, तो लोग कहेंगे इसमें क्या है, कोई भी चीप लेबर के साथ डेवलप हो सकता है, ऐसे ना, क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि चाइनीज़ यहाँ पर रुके नहीं। दुनिया की फैक्ट्री बनने के बाद, चीप लेबर बनने के साथ, यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की दुनिया पर गलबा पाने के लिए। और ये बिल्कुल दिमाग को हिला देने वाली चीज़ है कि वो कितना दूर तक देखते हैं। 2 क्लासी एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, सोलर और ईवी इंडस्ट्री। 1990 में यूएस पायनियर था सोलर में, जिसका 40% से भी ज़्यादा का शेयर था दुनिया की पीवी सेल मार्केट में। लेकिन कुछ हैरानकुन वाक़या हुआ, यूएस का शेयर कम होता हुआ 10% पर आ गया और चाइना और ताइवान 50% से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया ग्लोबल मार्केट का 2010 में। अब अगर प्रोसेस को देखो सोलर पैनल के, तो पहले आपके पास हो पॉलीसिलिकॉन, जिसको पिघलाकर शेप दी जाती है इंगोट्स में। फिर यही इंगोट्स को स्लाइस करके इनको वेफर की शक्ल दी जाती है और फिर इन्हें डॉप किया जाता है सेल्स में और फिर असेंबल किए जाते हैं फिनिश्ड सोलर पैनल्स में। और गेस करें क्या,
चाइना 2021 में इसने पैदा किए अकेले 80% पूरी दुनिया का पॉलीसिलिकॉन, जो कि रफली 98% वेफर और इंगोट्स बनता है। तो यहाँ सवाल बनता है, पूरी दुनिया के मुल्क जहाँ पे खड़े थे तो कैसे अकेले चाइना ने अपनी मोनोपोली बनाई। अगर आप सोलर की कॉस्ट को देखें, 2000 के शुरुआत में ये कॉस्ट थी 750 पर आवर मेगावाट, जबकि कोयले से बिजली पैदा करने की कॉस्ट थी 120 से $150। और अगरचे बहुत सारी बनाने वाली कंपनियां जो सोलर बनाने के लिए उभर के ऊपर आई यूएसए में, लेकिन वो मुनाफा बख्श ना हो सकी और इनको अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा, क्योंकि कोई भी इस कॉस्ट पर अफोर्ड नहीं कर सकता था सोलर पैनल्स को ख़रीदना। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि 2003 में जब सोलर कंपनीज़ ने इमर्जिंग स्टार्ट की चाइना में, हत्ता कि उन्होंने भी नुकसान करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने सरवाइव किया। ये सब नुकसान उन्होंने अगले 15 साल तक बर्दाश्त किए। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने सोलर कंपनीज़ की अहमियत को पहचान लिया था 20 साल पहले। तो गवर्नमेंट ने दी खुद मुफ्त ज़मीन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल और इस पर फ्री लेबर, जो उस वक्त अदा की जाती थी स्टेट की तरफ से खुद ही। गवर्नमेंट ने इन कंपनीज़ को ज़िंदा रखा नुकसान के बावजूद अपने पैसे के साथ। इनको दिया स्पेशल रिबेट फॉर रिसर्च और डेवलपमेंट, और इनको फंड्स दिए इनोवेशन और सोलर एनर्जी के लिए, ताकि सोलर कंपनी ज़िंदा रहें सही वक्त के लिए। और क्या हुआ आगे देखिए, पूरी दुनिया हैरान रह गई। अगले 20 सालों में 2019 में कॉस्ट ऑफ एनर्जी अभी भी $109 थी, जबकि कॉस्ट ऑफ सोलर कम हो गई 89% तक, जो $359 से नीचे आकर $40 पर आवर मेगावाट, और अब ये सिर्फ $11 पर आवर मेगावाट थी। तो पहली दफ़ा इंसानी तारीख में रिन्यूएबल सोर्सेस इतने ज़्यादा सस्ते थे, वो भी फॉसल फ्यूल से भी। मुझे नहीं पता आपको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, लेकिन ये इतनी ही बड़ी बात है जितना ऑयल का डिस्कवर होना था। और आज हर कोई सोलर पैनल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। वो मुल्क जो कंट्रोल करता है सोलर की सप्लाई चेन, और वो है सुपर पावर ऑफ द इंडस्ट्री, और वो कौन है? चाइना। अब क्यों इन्होंने बेट लगाई सोलर एनर्जी पर 15 साल पहले, और यहाँ तक कि थिंक टैंक ऑफ चाइना इस बात का अंदाज़ा लगा लिया उन्होंने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मुस्तकबिल बनने जा रही हैं, और कुछ करके हमें डोमिनेटिंग फोर्स बनना है ईवी मार्केट में। तो इन्होंने दुनिया का जब बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था अपनी तारीख का, जब पूरी दुनिया कोशिश कर रही थी रिकवर करने की, तो उस वक्त चाइना क्या कोशिश कर रहा था? वो कोशिश कर रहा था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दाखिल होने की। ये एक मुल्क एक तरह से तबाह हाल मुल्क था जंग की वजह से, और इसकी इकॉनमी भी तबाह हाल थी। कोई भी मुल्क इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था, इस रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। लेकिन अचानक चाइना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया इस मुल्क के साथ, और इसको मुहैया किए $5 बिलियन लोन फॉर द डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉन्गो। अब सवाल ये है कि कोई ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट क्यों करेगा, वो भी कॉन्गो जैसे, और वो भी तब जब रिसेशन चल रहा था। और जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो कॉन्गो के पास है दुनिया की बड़ी कोबाल्ट माइन, वो भी पूरी दुनिया में। और कोबाल्ट अहम है क्यों? क्योंकि ये एक बहुत अहम धात है जो ईवी बैटरीज बनाने में काम आती है। और पता है क्या, कॉन्गो के पास 3.5 मिलियन टन ऑफ कोबाल्ट रिसोर्सेज हैं, 2021 तक की बात है ये। और ये माइंस हैं बहुत अहम, और ये 51% पूरी दुनिया के कोबाल्ट के जो रिसोर्सेज हैं उनके बराबर हैं। लेकिन पीछे 2007 और 8 में कोई भी कोबाल्ट को ख़रीदना नहीं चाहता था, लेकिन ये वक्त था जब चाइनीज़ ने अपॉर्चुनिटी देखी और साइन किया इंफ्रास्ट्रक्चर मिनरल डील के लिए कॉन्गो के साथ, जिसका मतलब हुआ कि चाइना देगा पैसा और लोन, और इसके बदले में वापस लेगा कॉन्गो से, चाइना को देगा राइट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल्स और मिनरल्स कॉन्गो से। इन्होंने जॉइंट वेंचर साइन किया 2008 में, जिसका नाम था सीनो कोंगोलीज डेस माइन, और इस जॉइंट वेंचर से चाइना को मिलेगा बड़ा हिस्सा, यानी सब बड़ा मुनाफा। इससे भी बड़ी हैरान कुन बात यह है
कि 70% जो कोंगोलीज माइन का पोर्टफोलियो है वो चाइनीज़ के अंडर कंट्रोल है। और ये जो जॉइंट वेंचर इन्होंने साइन किया था इसमें 68% चाइना का शेयर होल्डिंग था। तो ये है वो जो चाइना 15 साल पहले, जब दुनिया ने ईवीज़ को सीरियसली नहीं लिया था, और अगर 15 साल बाद देखें तो हर एक मुल्क दौड़ में लगा हुआ है ख़रीदने में कोबाल्ट को। जब कोबाल्ट के प्राइस शूट अप हो चुके हैं 400% तक, तो कौन बेच रहा है कोबाल्ट इस टाइम दुनिया को? चाइना। और अब कोबाल्ट की डिमांड की उम्मीद की जा रही है कि ये मज़ीद 400% ऊपर शूट करेगा अगले 8 सालों में। तो चाइना इंतज़ार कर रहा है दिखाने के लिए अपना गलबा पूरी दुनिया पर। ये है चाइना का एक्सट्रीमली फ्यूचरिस्टिक विजन और एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जिसने इसको इस काबिल बनाया कि वो सुपर पावर बन सका। ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ये एक अहम रिसोर्सेज, और ये एक प्राइम एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, ये एक प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है 2013 में, और उम्मीद की जा रही है इसके मुकम्मल होने की 2035 में। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये एक 22 साल लंबा वेल थॉट प्रोजेक्ट है। तो दुनिया का अहम ताकतवर तरीन मुल्क अब ये बना है 21st सेंचुरी का। अब मूविंग टू द लेसन की पहली चीज़ हमें क्या सीखनी चाहिए? जो लोग कहते हैं पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है, हमें इनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पॉपुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसी तलवार है जिसका दोनों तरफ से मुंह है। अगर इसको आप इस्तेमाल ठीक से करेंगे तो ये आपको बना देगा सुपर पावर चाइना की तरह, और अगर आपने इसका फ़ायदा ना उठाया, सही तरीके से इस्तेमाल ना किया, तो ये आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन जाएगा और ये आपकी इकॉनमी को तबाह कर देगा।